गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो आज देखते हैं हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उस साइटोप्लाज्म की और वाटर की क्या कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो उन चीज़ों को जानने के लिए साइटोप्लाज्म के वाटर की जो आपसी क्रियाएं हैं, इन आपसी क्रियाओं को जानने के लिए पहले हमको कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी होगा। और ये पॉइंट्स हैं विसरण, परासरण, अंतःशोषण, पारगम्यता, स्फीति दाब और जीव द्रव्य कुंचन। ये वो पॉइंट्स हैं, या कहें कि ये वो क्रियाएं हैं जो सेल के अंदर होती हैं, और इन सभी क्रियाओं के लिए वाटर आवश्यक होता है। बिना जल के ये क्रियाएं सेल के अंदर संभव नहीं होंगी। तो एक एक करके यहाँ हम इनको देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं परासरण। परासरण क्या है? तो परासरण की अगर हम बात करें तो परासरण किसी आयन या अणु, किसी आयन या अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। किसी आयन या अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है अणुओं का, वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला थोटा। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक चूर्ण पाउडर टाइप में होता है। इसको लेकर के हमने एक जल से भरे हुए बीकर में इसको हमने डाल दिया, इसके चूर्ण को लिया और हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। ये क्या है? CO2। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे रैंडमली यहां से गति करना स्टार्ट करेंगे और कुछ ही देर में बिना बीकर को हिलाए डुलाए सारे बीकर में फैल जाएंगे। यहां सांद्रता अधिक थी, बाकी जगह पर सांद्रता क्या थी? कम। तो धीरे 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 पूरे बीकर में फैल जाएंगे, और जो बीकर का पानी है जिसका कोई रंग नहीं था, वो कुछ ही देर में क्या हो जाएगा? नीले कलर का हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता। जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगी। साम्य क्या होता है? हमने क्रिस्टल्स को यहाँ पर डाला तो इसकी सांद्रता यहाँ क्या है? अधिक, और जगह क्या है? बिल्कुल भी कम है ही नहीं। तो यहाँ से क्रिस्टल्स इधर जब मूव करने लगे, गति करने लगे, तो यहाँ सांद्रता अधिक हो गई, यहाँ सांद्रता कम हो गई। जब तक पूरे वाटर की कंसिस्टेंसी, सांद्रता एक समान नहीं हो जाएगी, तब तक ये यहाँ पर मूव करते रहेंगे। और जब सांद्रता पूरे वाटर की एक समान हो जाएगी तो ये मूव करना बंद कर देंगे। तो वही स्टेज क्या कहलाती है? साम्य। उसको हम क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल गति कैसे कर रहे हैं? कैसे गति कर लेते हैं? तो प्रत्येक कण के अंदर, या फिर कहें कि एटम के अंदर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उपस्थित होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी प्रत्येक मॉलिक्यूल में पाई जाती है। इसी काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, गति करते हैं, और गति करके चारों ओर यहाँ पर फैल जाते हैं।
तो यहाँ पर रैंडमली फैलते हैं ये, इनकी कोई दिशा नहीं होती, फिक्स कोई रास्ता नहीं होता कि भाई ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, ये कैसे भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो ये होता है विसरण। अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एक वर्ड और होता है स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण, तो स्वतंत्र विसरण क्या होता है? विसरण और स्वतंत्र विसरण में अंतर है। देखिए, स्टोमेटा जो रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं, हर पत्ती के अंदर पाए जाते हैं, किसी के अंदर ऊपर, किसी के अंदर नीचे की सतह पर, और कहीं किसी किसी पत्तियों में, किसी प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जिनकी दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। तो जो आप लोगों ने पढ़ा है 11वीं 12th में पढ़ा है, और जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों के ऊपर एक चेंबर पाया जाता है। उस चेंबर में CO2, H2O और जल वाष्प तीनों ही उपस्थित होती हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पर इनका विनिमय होता है। स्टोमेटा के ऊपर जो कक्ष होता है वहां पर आके CO2 है, सेल से निकल करके आ जाएगी, वहां के आके एकत्रित हो जाएगी, फिर धीरे धीरे विसरण के द्वारा छिद्रों से होकर, जो रंध्र हैं उनसे होकर बाहर वायुमंडल में विसरित हो जाती है। ऐसे ही वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है विसरण की क्रिया के द्वारा अंदर इन्हीं चेंबर्स में आकर के इकट्ठी हो जाएगी और वहां से धीरे धीरे सेल्स के लिए विसरित होती रहेगी। और यहाँ पर जल वाष्प भी पाई जाती है, कुछ मात्रा में मॉइस्चर होता है जो वाष्प के रूप में वहां पर पाया जाता है। तो अगर हम तीनों के विसरण की बात करें, तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं, तो तीनों का विसरण क्या एक दूसरे के विसरण को प्रतिरोधित करेगा या एक दूसरे के विसरण में ये अवरोधक का कार्य करेंगे? नहीं। यहाँ पर ये तीनों ही एक दूसरे के लिए अवरोधक का कार्य ना करते हुए स्वतंत्र रूप से विसरित होते हैं। इसका मतलब कई पदार्थ जो एक साथ किसी माध्यम में उपस्थित हैं वो एक दूसरे के बिना अवरोध के स्वतः का स्वतंत्र विसरण करते हैं और वो विसरण उनकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे को अवरोधक ना एक दूसरे को यहाँ पर ये एक दूसरे के लिए अवरोधक ना बन करके इनकी जो सांद्रताएं हैं वो यहाँ पर प्रभाव दिखाएंगी। अगर सांद्रता अधिक है तो विसरण की क्रिया अधिक होगी, सांद्रता कम है तो विसरण की क्रिया अधिक होगी। दूसरे इनके एटम्स भी आगे देखेंगे उनको। तो इसको कहते हैं हम स्वतंत्र विसरण। अणु, आयन या पदार्थों का विसरण एक दूसरे से प्रभावित ना हो करके खुद की स्वतः की सांद्रता से प्रभावित होता है, तो इसको हम स्वतंत्र विसरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विसरण दाब क्या होता है। पहला विसरण, फिर स्वतंत्र विसरण, अब विसरण दाब क्या होता है। इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन है। इधर से एटम इधर मूव कर रहे हैं, अणु या आयन इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं। जब उच्च सांद्रता से अणु या आयन निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो यहाँ पर विभव उत्पन्न होता है। यहाँ पर विभव उत्पन्न होता है और यही विभव, जितना अधिक विभव है, अधिक है या कम है, यही उत्पन्न होने वाला विभव क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। डिफ्यूजन प्रेशर, जिसको हम किससे शो करते हैं? डीपी से। यही उत्पन्न दाब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है।
डिफ्यूजन प्रेशर का मान कितना होगा, ये डिपेंड करता है अणु या आयन की सांद्रता पर या अणुओं की संख्या पर। सांद्रता किसी विलयन में अणुओं की सांद्रता अधिक है या उनकी संख्या अधिक है तो डिफ्यूजन प्रेशर अधिक होगा, संख्या कम है तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसको कहते हैं हम विसरण दाब। अब विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विसरण को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टेम्परेचर ताप, सेकंड घनत्व, थर्ड अणुओं का आकार, और फोर्थ माध्यम। ये चारों ही चीज विसरण को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर। यहां हमने विसरण को डी से डिनोट किया है। अभी यहाँ हम विसरण को किससे शो करेंगे, कैपिटल डी से। तो देखिए विसरण अनुक्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विसरण स्वतः ही बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कह रहे हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो यहाँ पर अणुओं के मूव करने की गति भी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में यहाँ पर विसरण भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ विसरण बढ़ता है, अर्थात विसरण ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। नेक्स्ट घनत्व। घनत्व को हमने यहाँ स्मॉल डी से डिनोट किया है, स्मॉल डी से शो किया है। तो देखिए विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है घनत्व के अंडर रूट की। अर्थात अगर घनत्व अधिक है तो विसरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर किसी सॉल्यूशन में डेंसिटी उस सॉल्यूशन की ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है, तो यहाँ विसरण की दर घट जाएगी। जैसे हमने कहीं रेस लगाई है और उस रेस में पहले हमने 4 कैंडिडेट को लेकर के दौड़ाया, तो चारों कैंडिडेट के लिए सफिशिएंट स्पेस है तो वो तेजी से दौड़ेंगे। अब उसी जगह में जो हमने निर्धारित कर रखी थी वहीं 50 लोगों को लाकर रख दिया कि तुम सभी एक साथ दौड़ो, तो वहाँ पे क्या बढ़ गई, डेंसिटी। तो वो अब यहाँ पर फ्री होकर के नहीं दौड़ पाएंगे, संख्या बढ़ने से उनकी गति घट जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर संख्या बढ़ने से घनत्व बढ़ने से, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर विसरण की गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक लिमिट तक ही विसरण की गति बढ़ती है, उसके बाद में घटना स्टार्ट हो जाती है। अणुओं का आकार, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है जितना अणु बड़ा होगा उसकी मूव करने की कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। छोटे अणु ज़्यादा तेज या ज़्यादा जल्दी विसरित होंगे और बड़े अणु धीरे विसरित होते हैं। माध्यम, माध्यम में अगर किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तो विसरण की प्रक्रिया आसानी से होती है।
और अगर माध्यम में किसी प्रकार का अवरोध है तो विसरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। जैसे गैसों के लिए देखें हम, तो निर्वात में गैसों का विसरण होता है वो माध्यम में गैसों के विसरण से बहुत ज़्यादा होता है। निर्वात में गैसें बहुत जल्दी विसरित होती हैं और माध्यम में गैसें धीमी गति से विसरित होती हैं निर्वात की तुलना में। तो ये चारों ही पॉइंट यहाँ पर विसरण को प्रभावित करते हैं। अब विसरण के उपयोग कहाँ कहाँ है, क्या उपयोग है विसरण की? सिग्निफिकेंस, महत्व। प्लांट्स में विसरण कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहा है, क्या महत्व है इसका? तो फर्स्ट देखते हैं, चाहे हम फोटोसिंथेसिस को लें या रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में O2 बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, रेस्पायरेशन में O2 अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। तो यहाँ भी CO2 अंदर ली जाती है, सेम है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया CO2 को फोटोसिंथेसिस में CO2 को अंदर लेने की और O2 को बाहर निकालने की, यहाँ O2 को अंदर लेने की और CO2 को बाहर निकालने की, ये विसरण के द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट, हार्मोन्स जो होते हैं, इन हार्मोन्स का वितरण प्लांट बॉडी में किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। हार्मोन्स का वितरण पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जब रूट वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब करती हैं, जमीन से एब्जॉर्ब करती हैं, तो यहाँ पर भी विसरण का यूज होता है। तो यहाँ पर जो जड़ों के द्वारा पानी का जो अवशोषण होता है, तो वो भी सामान्य तौर पर जितना भी वाटर, अगर टोटल वाटर का देखें तो 90% वाटर है जो जड़ों के द्वारा निष्क्रिय रूप से अवशोषित किया जाता है। निष्क्रिय रूप से जो वाटर अवशोषित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विसरण के द्वारा ही वहां से अवशोषित होता है। और नेक्स्ट आता है खाद्य पदार्थों का संवहन। फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ नीचे से ऊपर तक ले जाए जाते हैं, तो वो फ्लोएम से फ्लो हो रहे हैं, वहां से सेल्स तक जो खाद्य पदार्थ होते हैं कम दूरी के लिए, तो कम दूरी के लिए खाद्य पदार्थों का जो विसरण होता है, जो वितरण होता है, वो विसरण के द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ प्लांट्स के लिए हर जगह पर विसरण को यूज लिया गया है, क्योंकि अगर मैक्सिमम ऊर्जा का उपयोग इन कार्यों में ही कर देंगे तो वहाँ वो कुछ भी ऊर्जा अपने लिए संचय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अधिकतर जो कार्य होते हैं, जो दैनिक कार्य होते हैं, वो बिना ऊर्जा खर्च किए होते हैं और विसरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट आता है परमेबिलिटी, पारगम्यता। परमेबिलिटी को कैसे जानेंगे? अगर इसको हम
हमने सेल की। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर साइड में भी कोई सॉल्यूशन है और इधर साइड में भी कोई सॉल्यूशन है। ये क्या है? एटम, छोटे छोटे अणु। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो अणु हैं, इन अणु या पदार्थ, विलायक जो भी है इधर साइड में, ये मेम्ब्रेन से पार हो रहा है या पार नहीं हो रहा। अगर मेम्ब्रेन से पार हो रहा है तो वो किसको शो करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर, पारगम्यता को। अणु, आयन, विलेय या विलायकों का किसी भी झिल्ली से आर पार होना क्या कहलाता है? उस झिल्ली की पारगम्यता कहलाती है। और इसके आधार पर पारगम्यता, इसके आधार पर जो झिल्लियां होती हैं वो झिल्लियां 4 प्रकार की होती हैं। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां क्या होती हैं? 4 प्रकार की। अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य। परमेबल, परमेबल, सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल। कितने? 4 प्रकार की होती हैं। अणु के आवागमन के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखते हैं अपारगम्य। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी। अणु यहाँ गया और वापस लौट गया, इधर के यहाँ आया और ये वापस लौट गया। तो अपारगम्य झिल्लियों में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता। और ये वो होती हैं जिनके ऊपर लिग्निन का, सुबेरिन का निक्षेपण हो जाता है। जिन सेल्स के ऊपर, जिनकी सेल वॉल पर लिग्निन, सुबेरिन पाया जाता है, तो ऐसी झिल्लियां हर चीज के लिए कैसी होती हैं? अपारगम्य होती हैं। बाहर का कोई भी आयन, अणु, सॉल्यूशन अंदर नहीं आ सकता और अंदर का बाहर नहीं जा सकता। पारगम्य, पारगम्य मेम्ब्रेन वो होती हैं जहां पर अणु आसानी से आ भी सकते हैं और आसानी से जा भी सकते हैं। ये यहाँ जा रहा है, ये इधर से यहाँ आ रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। गेट तो है लेकिन वहां पर कोई गार्ड नहीं है, कोई भी आओ या जाओ, नो रोक टोक। तो इस प्रकार की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? पारगम्य मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, जैसे प्राइमरी सेल वॉल है, किसी कोशिका के ऊपर प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो गया है, तो इस प्रकार की कोशिकाओं में सभी पदार्थ आसानी से आ सकते हैं और अंदर से सेल में से बाहर भी जा सकते हैं। अणु, आयन, किसी भी प्रकार का कोई विलयन, विलायक, विलेय, एनिमल जो भी है, तो वो आराम से मूव कर सकता है। नेक्स्ट होती है अर्धपारगम्य। तो यहाँ से छटनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जिनके पास में पास प्रेजेंट है, जिनके पास में पास है अंदर आने जाने के लिए। अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं। और खासकर यहाँ पर वो किसके पास होता है? पास विलायक के। यहाँ भी फिक्स है कि पास भी किसके पास मिलेगा? विलायक के पास में। तो यहाँ विलायक के जो अणु हैं वो यहाँ से अंदर आ सकते हैं। और अंदर से बाहर जा सकते हैं। इनके अलावा यहाँ किसी भी प्रकार के विलेय के अणुओं को या किसी अन्य पदार्थ को यहाँ से अंदर बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। तो अर्धपारगम्य झिल्लियों में एक सीमित क्राइटेरिया हो जाता है
अनवांछित पदार्थ अंदर ना तो जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। जो एक बार अंदर है वो अंदर और बाहर है जो बाहर। तो यहाँ पर छटनी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां। चयनात्मक पारगम्य झिल्लियों में सभी पदार्थ यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, या फिर कहें कि आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर रिक्वायरमेंट मोस्ट होती है कि कोशिका को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो विलेय के हो, चाहे विलायक के हो, चाहे किसी के भी हो, कोई भी अणु या आयन हो, वो यहां से आसानी से अंदर भी जाएंगे और अंदर से ये बाहर भी आएंगे। तो यहाँ पर जो काम होता है वो सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। अंदर आवश्यकता है तो आएंगे जाएंगे, और आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर आना जाना बंद हो जाता है। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती हैं। एक चीज और, एक झिल्ली इसको छोड़कर, सॉरी, एक झिल्ली के अंदर ये सभी गुण भी मिल सकते हैं। वो किसी अणु के लिए तो अपारगम्य भी हो सकती है, कुछ अणुओं के लिए पारगम्य भी हो सकती है, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, कुछ अणुओं के लिए अर्धपारगम्य हो सकती है और चयनात्मक पारगम्य भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कोशिका की अंदर की स्थिति के आधार पर कि अंदर कोशिका में किस प्रकार की कंडीशन है। तो उसी आधार पर यहाँ पर मेम्ब्रेन भी अपने कार्य को बदल लेती है। तो ये नहीं है कि ये फिक्स है, पारगम्य है जो तो पारगम्य नहीं रहेगी, अपारगम्य है जो अपारगम्य नहीं रहेगी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पारगम्यता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं पारगम्यता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तब तक बाय।